आज हम लोग क्लास 10 के हिंदी के फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर का जितना ऑब्जेक्टिव था जो परीक्षा में आने वाला है वे सारे ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिया था, और आज हम इस चैप्टर का जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर है उसको मैं अब कराने जा रहा हूं। तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा, एक सेकंड के लिए भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, लगातार देखते रहिएगा, तब आगे आप लिख सकते हैं। चलिए तो हम देर न करते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है? ये पहला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। देखिए ये आप सामने लिखा हुआ है, लेखक महोदय आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है जिसे विडंबना कहते हैं। अगर यही क्वेश्चन आप लोगों से एक नंबर का पूछ ले कि जाति का विडंबना क्या है, तो सीधा आपको कहना है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है जिसे हम विडंबना कहते हैं। माने इतना अगर आप भी लिख देते तो एक नंबर आपको मिल जाएगा। तो देखिए, लेखक महोदय आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है जिसे विडंबना कहते हैं। आज वर्तमान परिस्थिति में भी जातिवादी की कमी नहीं है, यही हमारी देश की विडंबना है। विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। श्रम विभाजन के आधार पर होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर भी बताते हैं। चलिए तो हम अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? इस क्वेश्चन पर 3 स्टार लगाइए। इस क्वेश्चन पर 3 स्टार लगाइए। और यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाला है, ये गारंटी है। यही क्वेश्चन आएगा इस बार परीक्षा में 2023 बिहार बोर्ड। आप लोग देख लीजिएगा, नहीं आएगा परीक्षा में ये क्वेश्चन तो फिर कहिएगा। जातिवाद के पोषक जातिवाद के पक्ष में अपना तर्क देते हुए उसकी उपयोगिता को सिद्ध करना चाहते हैं। उसकी उपयोगिता को ये सिद्ध कर, जातिवाद के पक्ष में अपना तर्क देते हैं और उसकी उपयोगिता को सिद्ध करना चाहते हैं। उसका पॉइंट वाइज देख लीजिए क्या क्या है। जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है। श्रम विभाजन ही जाति प्रथा का दूसरा रूप है, इसलिए श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है। यानी कहने का इसका मतलब क्या है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है। जाति प्रथा का दूसरा रूप क्या है? श्रम विभाजन है, इसलिए श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है। ये तर्क देते हैं लोग, अपना पक्ष रखते हैं लोग। दूसरा है कि जातिवादी समर्थकों का कहना है कि माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार ही, यानी गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। ये किसका? ये जातिवादियों का तर्क है, ये हम लोगों का तर्क नहीं है। ये जो जातिवादी लोग हैं उसका तर्क है कि ये गर्भ निर्धारण से ही इसको कर दिया जाता है। हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। जो हिंदू धर्म है पेशा के परिवर्तन को अनुमति नहीं देता है, भले ही वह पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त ही क्यों न हो, भले उसमें भूखों मरने की नौबत आ जाए, लेकिन उसे अपनाना ही होगा।
ये बड़ी विडंबना की बात है। खैर हम उस पर अभी चर्चा नहीं करने वाले हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इस बात को यहीं पर रखते हैं। नहीं तो जातिवाद के अगर बारे में हम बताने लगे, तर्क करने, तो घंटों वीडियो चलेगा। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, यहीं पर उसको खत्म करते हैं। अगला हम देखते हैं, जातिवादियों का कहना है कि परंपरागत पेशों में व्यक्ति दक्ष हो जाता है और वह अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करता है। यह जातिवादियों का कहना है। जातिवादियों ने जातिवाद के समर्थन में व्यक्ति की स्वतंत्रता को अपहरित कर सामाजिक बंधन के दायरे में ही जीने मरने के लिए विवश कर दिया है। उनका कहना है कि इससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है और अराजकता नहीं फैलती है। ये जातिवादी लोग हैं, क्या कहते हैं? जातिवादी के समर्थन में व्यक्ति की स्वतंत्रता को अपहरित कर सामाजिक बंधन के दायरे में ही जीने मरने के लिए विवश कर दिया गया है। और जो हमारा समाज है, इसको इतना ना जाति में तोड़ दिया गया है, इतना ना टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है, जाति में बांध दिया गया है कि आप इससे बाहर निकल कर अगर कोई काम करना चाहते हैं तो बड़ी मुश्किल है। लोग कहते हैं कि इससे अराजकता फैल जाएगा, तो खैर छोड़िए, ज्यादा उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? जो जातिवाद के पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं, लेखक उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक ने कई आपत्तियां उठाई है जो चिंतनीय है, चिंता करने का विषय है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। आखिर लेखक के दृष्टिकोण में जाति प्रथा गंभीर दोष से युक्त है। ये जो हमारे समाज में चल रहा है जाति प्रथा, ये एकदम दोष है, एक समाज का ये बहुत बड़ा दोष है। लेखक के दृष्टि में जातिवाद, जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, माने परिपूर्ण है, भरा पड़ा हुआ है। दूसरा कहते हैं कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। क्या कहते हैं? कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन, अगर आप किसी बड़े कास्ट में या छोटे कास्ट में अगर जन्म ले लिए हैं तो आप श्रम के आधार पर नहीं उसको बांट सकते हैं। ऐसा लेखक तर्क देते हैं अपना। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी स्वेच्छा पर निर्भर होना चाहिए। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। आर्थिक पहलू से भी अत्यधिक हानिकारक जाति प्रथा है। क्या कह रहे हैं? कि आर्थिक पहलू से भी अत्यधिक हानिकारक जाति प्रथा है। अगर आप गरीब हैं, आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर है, तो ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये जातिवादी है, ये सबसे बड़ा हानिकारक है कि आप एक जातिवादी है। ये समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। चलिए, इसको एकदम ध्यानपूर्वक आप लोग देख लीजिएगा। लेखक के दृष्टि में जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान महत्व नहीं रखता। आर्थिक पहलू से भी अत्यधिक हानिकारक जाति प्रथा है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? लेखक कहते हैं कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो इसके बारे में क्या कहते हैं कि भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है।
श्रम के नाम पर श्रमिकों का विभाजन है। श्रम के नाम पर श्रमिकों का विभाजन है। श्रमिकों के बच्चे को अनिच्छा से अपने बपौती काम करना पड़ता है, जो आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक रूप नहीं। यानी कहने का इसका मतलब यह है कि श्रमिक के बच्चे अनिच्छा, माने अपने इच्छा से नहीं बल्कि दूसरों की इच्छा, अनिच्छा से अपने बपौती काम करना पड़ता है कि जो दादा पहले हमारा ये काम करते थे वही काम हम भी करें। ये कोई जरूरी है? ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हमारे बाप दादा ने पहले क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, उसको छोड़ करके कुछ नया करने का अपना सोचना चाहिए हमेशा। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? ये तो सबसे बड़ा बिहार के लिए चाहे पूरे भारत के लिए समस्या बना हुआ है बेरोजगारी। आज के परिस्थिति में देखा जाए तो ये सबसे बड़ा विडंबना है देश की। इसका जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। क्या कहता है कि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। जैसे आप पंडित हैं तो आपका काम है पढ़ना पढ़ाना या शादी ब्याह कराना या जो भी कर्मकांड है, कर्मकांड में आपको बांध करके रख दिया जाता है। जबकि उसका काम है कि उसका मन करता है कि हम कोई दूसरा काम कर ले, कोई व्यापार कर ले, तो लेकिन जाति प्रथा जो है ना उसको बांध कर रखी हुई है, उससे उसको बाहर निकलने ही नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई अपना व्यापार कर रहा है, बनिया समाज का है, तो उसको भी इस तरह से बांध दिया गया है कि आप यही केवल काम कर सकते हैं। क्या वो दूध का व्यापार नहीं कर सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं, को नहीं कर सकता है, कर सकता है। लेकिन ये जाति प्रथा जो है इस तरह से समाज को जकड़ लिया है, बांध दिया है कि सारे लोग इसी में फंसे पड़े हुए हैं। और यही स्थिति है, यही कारण है कि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण एक जाति प्रथा भी है। अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया तथा तकनीक में निरंतर विकास और अकस्मात परिवर्तन होने के कारण मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, किंतु भारतीय हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को पारंगत होने के बावजूद ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। देखिए ये भारत की विडंबना देखिए क्या है। माने जिस तरह से लगातार औद्योगिकरण बढ़ रहा है, लगातार परिवर्तन हो रहा है, उसके बावजूद भी भारत में जाति प्रथा इतना चकड़ गया है कि उसको उससे बाहर निकलना ही नहीं देती है, नहीं चाहती है, उसको पूरे बांध करके रखी हुई। देखिए क्या कारण है कि मनुष्य पेशे में बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। माने मनुष्य अपना पेशा बदल सकता है। जैसे कोई कर्मकांड करा रहा है, पूजा पाठ करा रहा है, तो अपना बदल करके व्यापार में कर सकता है। दूध का भी व्यापार कर सकता है, सब्जी भी बेच सकता है, कहीं ठेला लगा सकता है। लेकिन जाति व्यवस्था है तो उसको बांध करके रखा है। तो वो अगर मान लो कि अगर कोई अपर कास्ट के लोग हैं, अगर वो इस तरह से कर रहे हैं काम, तो वो सोचेंगे कि वो ये मेरा काम नहीं है, समाज क्या कहेगा। ये किसके कारण? ये केवल जाति प्रथा के कारण। इस देश में सबको आजादी है कि आप कोई भी धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, आप कोई भी रोजगार कर सकते हैं, इसमें नहीं रहा जाता। लेकिन हिंदू धर्म में इस तरह के परंपराएं बना दी गई है जिसमें लोग फंस करके रह गए हैं, जो बेरोजगारी की समस्या भी है। किंतु भारतीय हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को पारंगत होने के बावजूद ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। उसका पैतृक पेशा ना हो, ध्यान दीजिएगा। पैतृक पेशा मतलब तो उसके जो पिता करते आए हैं वही तुमको करना है। अगर आपके पिता वो काम नहीं करते हैं तो आपको दूसरा रोजगार धंधा चाहिए, पेशा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पिता करते हैं तो आप वही कीजिए। ये है, इस प्रकार के पेशा परिवर्तन की अनुमति
न देकर जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। अगर इन प्रथाओं से अपने आने वाले पीढ़ियों को, चाहे अपने समाज के लोगों को अगर मुक्त करते हैं तो निश्चित तौर से बेरोजगारी देश से मिटेगा। ये बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है जाति, और जाति है कि जाति नहीं। यही तो है हमारे देश के विडंबना। चलिए, खैर इसका विशेष चर्चा इतिहास में होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? कह रहे लेखक कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? देखिए, लेखक कहते हैं, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति को मानते हैं। किसको मानते हैं? जाति को मानते हैं। सबसे कारण किसको मानते हैं? जाति को मानते हैं। और जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में स्वतंत्रता नहीं होती है। किसके कारण? जाति के कारण पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं होता। अगर मान लें कि हम यादव हैं, हमारा मन कर रहा है कि हम संस्कृत पढ़ाएं, हम विवाह शादी करवाएं, तो ये हम नहीं कर सकते। क्या कहता है कि जहां काम करने वालों को न दिल लगता हो, न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। बताइए, अगर हमारा इच्छा कर रहा है कि हम ये दूसरा काम कर सकें, इसको छोड़ करके इससे भी आगे निकले, इससे भी बड़े काम कर सके, लेकिन जाति प्रथा जो है, जाति के कारण उसमें हमको बांध करके रखा गया है। ये आर्थिक दृष्टि से भी हमारे लिए काफी हानिकारक है। ऐसा इस पाठ में लेखक कहते हैं। क्या कहते हैं? लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न में बड़ी समस्या जाति को मानते हैं। जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में स्वतंत्रता नहीं होती है। मनुष्य के व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं होता है। रुचि रहने के बाद भी इसमें कोई उसका स्थान नहीं होता है। मजबूरी बस जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो, न दिमाग लगता हो, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। जाति प्रथा हानिकारक है। चलिए, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? कह रहे हैं कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? किसको एक हानिकारक जाति प्रथा के बारे में कहे हैं? देखिए, जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन हो गया है। जाति प्रथा के कारण ही श्रमिकों का अस्वाभाविक रूप से उसका क्या हो गया है? विभाजन हो गया है। आपस में ऊंच नीच की भावना भी विद्यमान है। ये कि आप इस जाति के हैं, आप उस जाति के हैं, आप ये काम नहीं कर सकते हैं, आप वो काम कर सकते हैं, फलाना ढिमकाना, इस सारे काम इस तरह का बांट दिया गया है। तो ये जाति प्रथा के ही कारण हो रहा है। जाति प्रथा के कारण अनिच्छा से पुश्तैनी पेशा अपनाना पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं होता है और आर्थिक विकास में भी जाति प्रथा बाधक बन जाती है। जो पैतृक हमारे माता पिता, चाहे हमारे
कई पीढ़ी के लोग इस तरह से अगर काम करते आए हैं तो उसी काम को हमें भी करना जरूरी हो जाता है। ऐसा ये जाति के कारण ही होता है और ये यही कारण है कि हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पाते हैं, हम पिछड़ जाते हैं। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि जाति प्रथा को इसको तोड़िए और कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है बेहिचक, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए जाति व्यवस्था को तोड़ना होगा, इसको छोड़ना होगा, तब जाकर के हमारा देश बिहार आगे बढ़ सकता है। चलिए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं की आवश्यक माना है? क्या कह रहे हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है? सच्चा लोकतंत्र कैसे देश में स्थापित हो, इसके बारे में लेखक क्या कहना चाहते हैं, देखिएगा। कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला सच्चे लोकतंत्र के लिए समाज में स्वतंत्रता, क्या होनी चाहिए समाज में? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व भावना की वृद्धि हो। माने भाईचारा, समानता, स्वतंत्रता, ये अगर तीन चीज आपके अंदर है तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकता है। भाईचारा होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता के मतलब बोलने की आजादी भी होना चाहिए, घूमने की आजादी होनी चाहिए, कहीं भी किसी भी भारत के किसी भी राज्य में जाकर के कोई व्यापार करने की आजादी भी होनी चाहिए। उसके साथ समानता, समानता का मतलब क्या कि किसी से ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना है। ये मेरा मित्र है, चाहे किसी भी जाति का हो, वे सब बराबर होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए सबका सब। किसी प्रकार का जाति का भेदभाव, छुआछूत, ये सब नहीं होना चाहिए। ये भ्रातृत्व का मतलब भाईचारा, दोस्ती, मित्रता की भावना होनी चाहिए, तब जाकर के एक सच्चे लोकतंत्र का स्थापना कर सकते हैं। अन्यथा सच्चे लोकतंत्र का सपना देखना बेकार है। हम सच्चे लोकतंत्र के प्रहरी नहीं हो सकते हैं, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकते हैं अगर हमारे अंदर स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का संबंध न हो तो लोकतंत्र बेकार है। समाज में इतनी गतिशीलता बनी रहे कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। माने हमारा भाईचारा इतना प्रेम पूर्वक, इतना संबंध बढ़िया मधुर रहना चाहिए कि हम एक छोर से, माने कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकदम जो भी है सबको एक साथ जोड़ करके रखे, तब जाकर के हम क्या हो सकता है, सच्चे लोकतंत्र के स्थापना कर सकते हैं, सच्चे लोकतंत्र के प्रहरी हो सकते हैं। अन्यथा कल्पना करना ही बेकार है। अगला कहते हैं 3 नंबर कि समाज में बहुविध हितों में सबका भाव होना चाहिए। बहुविध मतलब विधि, नियम, कानून, संविधान, सबका भाव होना चाहिए और सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। जो हमारे विधि है, जो हमारे देश के नियम कानून है, जो हमारे देश के संविधान है, उसको बचाने के लिए सबको सजग रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, ये लेखक कहते हैं। अगला क्या कहते हैं, सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध होने चाहिए, तब जाकर के हम सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। आगे क्या कहते हैं
दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होनी चाहिए। भाईचारा कैसी होनी चाहिए? दूध पानी की तरह हमारी भाईचारा होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा, जब दूध को हम गर्म करते हैं और जब दूध उफान पे आ जाता है तो क्या करते हैं लोग? एक बूंद पानी लेकर के उस पर छिड़क देते हैं और वह दूध का उफान जो है शांत हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे और आपके बीच वो जान जाता है दूध कि ये मेरा मित्र है, और उस मित्र जब मिल जाता है, दूध का मित्र पानी है, और जब पानी और दूध जब मिल जाता है तो शांत हो जाता है, उफान से अपने शांत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से दूध और पानी से हमको सीख लेना चाहिए कि एक मित्र और दूसरे मित्र से मिलते हैं तो उनका व्यवहार इतना मधुर होना चाहिए कि जीवन में किसी प्रकार के कोई कठिनाई ना आए। इस तरह के हमारे व्यवहार होने चाहिए समाज में, तब जाकर के हम सच्चे लोकतंत्र के प्रहरी हो सकते हैं, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। नहीं तो इसका सोचना ही बेकार है। यही कह रहे हैं लेखक कि सामाजिक जीवन में आवाज संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होनी चाहिए। जो दूध और पानी आपस में मिल जाते हैं तो फिर उसको कोई अलग नहीं कर पाता है। ठीक वैसे होना चाहिए हमारा भाईचारा। अगला कहते हैं कि इन्हीं गुणों या विशेषताओं से युक्त तंत्र का दूसरा नाम लोकतंत्र है। दूसरा लोकतंत्र क्या है? यही गुण है यही दूसरा लोकतंत्र है। भाईचारा ही लोकतंत्र है, बंधुत्व ही लोकतंत्र है, सामाजिक ही लोकतंत्र है। यही तो है लोकतंत्र हमारा। लोकतंत्र शासन की एक पद्धति नहीं है। कह रहे हैं कि लोकतंत्र शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज सम्मिलित जन भावनाओं के आदत प्रदान करने का नाम है। इसमें आवश्यक है कि अपने समाज सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान हो। अपने साथियों के प्रति कैसा होना चाहिए व्यवहार? श्रद्धा होनी चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए। तब जाकर के हम एक सच्चे लोकतंत्र के प्रहरी हो सकते हैं, अपने लोकतंत्र के रक्षक हो सकते हैं, लोकतंत्र बना सकते हैं, लोकतंत्र के सपना देख सकते हैं। तब जाकर के हम एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। अगर इस तरह का हमारे अंदर भाव आता है तब जाकर के। तब बताइए दोस्तों, आज का ये जो प्रश्न आंसर का जो सीरीज था कैसा लगा, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर इस चैनल पर आप नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले और भी वीडियो आपको मिलता रहे। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, नहीं तो आप पीछे छूट जाएंगे। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।